Evening everyone. गुड इवनिंग सर। ये सभी लोग अपना माइक अनम्यूट कर ले भाई। चलिए, आज का जैसे कि चर्चा का विषय था कि आज के इंटरव्यू की क्लास में हम मध्य प्रदेश का सामाजिक जो परिदृश्य है उसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। एमपी से रिलेटेड और स्पेशली आपका एमपी में आपका चूंकि जनजातीय समाज ज़्यादा है, जनजातीय समाज के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। हेलो, यहाँ पे आपको मैनेजर का कर सकते हैं। ओपन जी, आपने लिंक क्रिएट किए है तो यहाँ पे समीक्षा इंस्टीट्यूट को एक बार एडमिन का एक्सेस दे दीजिएगा, जिससे कोई अनम्यूट या म्यूट करना वो कर सके। हम लोग साथ में आपसे प्रोसेस जो भी होती है आपके मैनेजमेंट की वो एक्सेस कर सकें। आपके 3 डॉट से आप उसको एक्सेस दे सकते हैं। मैं 1 मिनट रुकिए, मैं कर देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का जो समाज है उसकी सामाजिक संरचना किस प्रकार की है, बताइए। मध्य प्रदेश के समाज की सामाजिक संरचना किस प्रकार की है? पूनम जी बताइए। चलिए प्रवीण चौहान जी बताएं। जी सर, क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करें। मध्य प्रदेश की सामाजिक संरचना किस प्रकार की है? सर, मध्य प्रदेश की सामाजिक संरचना अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो सर ग्रामीण क्षेत्र की अलग है और शहरी क्षेत्र की अलग है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र की संरचना की बात करें तो व्यक्तियों में सामूहिक रूप से एकत्रित होते हैं एवं उनका काम कृषि, पशुपालन इस प्रकार के कार्य होते हैं। और सर नगर में हम समाज की बात करें तो नगरीय समाज की बात करें सर, औद्योगिक समाज, सेवा क्षेत्र, ये द्वितीय प्रकार के आते हैं सर। इसमें इस प्रकार का समाज पाया जाता है। चलिए और कोई? सर मध्य प्रदेश की जो सामाजिक परिदृश्य है वो काफी विविधता पूर्वक फैला हुआ है। मध्य प्रदेश विस्तृत तौर पर भारत के मध्य में पाया जाता है और मध्य प्रदेश में कई सारी जनजातियां पाई जाती हैं और कई सारी भाषाएं बोली जाती है। बुंदेली, पश्चिमी हिंदी, अवधी, इसके अलावा कई सारे जनजातीय त्योहार मनाए जाते हैं। इतना ही सर मैं बताता हूँ। चलिए मधुबाला जी आप कुछ बताइए। पूनम जी आप बताइए। पूनम जी जी सर। बताइए। सर जी सर, मध्य प्रदेश का जो सामाजिक परिदृश्य है वह अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ ग्रामीण समाज अधिक रहा है, और अगर इसके भी आगे हम बात करें तो हमारे यहाँ जनजाति बहुल इलाके अधिक रहे हैं। आज भी देखा जाए तो पूरे देश में सर्वाधिक जनजाति बहुल इलाके मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। यहाँ की जो सामाजिक संरचना है सर, वो कृषि अर्थव्यवस्था, ग्रामीण जीवन, इसके आसपास मतलब पाई जाती है। शहरी क्षेत्र भी हमारे यहाँ है, लेकिन शहरों का विकास सर बाद में हुआ, और कुछ एरिया ऐसे हैं जो ज्यादा डेवलप है, लेकिन अधिकतर ग्रामीण संरचना ही हमारे यहाँ देखी जाती है और विविधता पूर्ण हमारी सामाजिक संरचना है। जी।
चलिए अब बात करते हैं आपका जो मध्य प्रदेश की जो जनजाति है, तो मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में बताइए। मध्य प्रदेश का जनजातीय परिदृश्य किस प्रकार का है? सर यदि मध्य प्रदेश के जनजातीय परिदृश्य की बात करें तो जैसे कि हमारे यहाँ भील जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। इसके अलावा कोंड है, कोल है, कोरकू है, पनिका है, और अगर विशेष पिछड़ी जनजातियों की बात करें तो बैगा है, सहरिया है और भारिया, ये 3 हमारे यहाँ विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। सर वर्तमान समय में ये देखा जा रहा है कि जनजातियों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं, अनेक योजनाएं आ गई हैं जिसके तहत आज इनका स्थानीय स्तर पे विकास हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के भी अवसर सर इनको मिल रहे हैं। अगर एमपी की बात की जाए, एमपी की योजनाओं की बात की जाए सर, तो कुछ विशेष योजनाएं आई जैसे कि आहार अनुदान योजना थी। इसके अलावा टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना, बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना हो गई, लघु वनोपज का एमएसपी, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है सर। तो इन योजनाओं के तहत सर एक है पेशा एक्ट अधिनियम, इसके भी तहत सर अब जो जनजाति बहुल इलाके हैं सर उनमें काफी विकास हुआ है। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि एसटी के बहुत सारे छात्र हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और अच्छा रोजगार पा रहे हैं। चलिए ये बताइए, मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं उनकी धर्म और संस्कृति किस प्रकार की है? मध्य प्रदेश की जनजातियों की सतीश जी बताइए। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए आप सर, जी। वॉइस कट रहा था तो। हाँ, जी सर। मध्य प्रदेश की जनजातियों में धर्म और संस्कृति किस प्रकार की है? सर मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में देखा जाए सर धर्म है या फिर जैसे संस्कृति है, मोस्टली जो है प्राकृतिक आधार या जिसको बोल, सॉरी एक मिनट रुकिए सर मैं थोड़ा सोच लूं। हाँ सर, प्रकृतिवाद और टोटमवाद पर आधारित है सर मोस्टली जो संस्कृति है सर, जनजाति संस्कृति। और धर्म के मामले में मोस्टली देखा जाए तो हिंदू धर्म के तरफ मोस्टली ज्यादा झुकाव है। जैसे सर्वाधिक जनजाति भील है, वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से प्रेरित है। अन्य जनजाति में देखा जाए तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की मान्यताएं और देवी देवताएं जी है, जो भी सांस्कृतिक पहलू है उनको सब मान्यता दी जाती है सर, उनका अनुसरण भी करते हैं सर, पूजा पद्धति से लेकर या अन्य चीजें। वहीं जब कुछ चीजों देखा जाए जैसे जनजाति में देवता अलग है, जैसे दूल्हा देव है या ठाकुर देव है, या फिर पेड़ों की पूजा की जाती है या जानवरों की पूजा की जाती है, वो भी देखा जाता है सर। तो कहीं ना कहीं मिक्सअप संस्कृति में देखा जा सकता है सर, और साथ ही धर्म को मिक्सअप रूप से देखा जा सकता है सर। जी सर। और कोई बताइए। सर नमस्कार सर। जी नमस्कार विशाल जी। सर मैं वीडियो चालू देख रहा हूँ, यहाँ पे लाइट की थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर। हाँ कोई दिक्कत। सर हमारे पास जनजातीय जो धार्मिक धार्मिक मतलब अलग अलग जैसे प्राकृतिक रूप से सर अधिकतर वो प्राकृतिक धर्मों को मानने वाले जनजातियां हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ पर। और जनजातियों में सर ऐसे अभी बताया, सर ने बताया कि दूल्हा देव, बूढ़ा देव, इस तरह के जो उनके स्थानीय देवता है उनकी तो पूजा करते ही हैं। साथ में हिंदुओं के प्रभाव में आकर आजकल वो लोग शंकर, पार्वती, गणेश आदि देवताओं की पूजा भी करने लगे हैं। साथ ही सर इनके जो विवाह की पद्धति है या परिवार की जो व्यवस्था है वो भी एक विशेष प्रकार की है। ऐसे हिंदुओं के संपर्क में आने के बाद में इनमें भी सर ऐसे थोड़ा थोड़ा जैसे कन्या मूल्य था, लेकिन आजकल इनमें भी दहेज की थोड़ी सी प्रथा चलने लगी है। जैसे भील जनजाति की सर अपना पहनावा है, उनकी अपनी संस्कृति है, उनके रहन सहन का अपना तरीका है। जैसे महिलाएं मतलब अलग तरह के श्रृंगार करती हैं। ऐसी गौंड जनजाति की बात करें तो सर वहां पर भी अलग अलग देवता हैं, अलग अलग उनके रीति रिवाज हैं और उनकी विवाह की पद्धतियां भी अलग अलग है सर। तो इस तरह से काफी विविधता धार्मिक दृष्टि से भी और सांस्कृतिक दृष्टि से भी देखने को मिलती है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि जनजातीय समाज की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? जनजातीय समाज की प्रमुख समस्याएं। सर पहले तो क्या है कि दुर्गम स्थान पर रहते हैं, तो पहले समस्या यही है। और दूसरी समस्या सर इनकी जैसे आर्थिक रूप से सर थोड़ा संपन्न नहीं है। और दूसरा ये है कि ये इनके जो वनोपज पर ये आधारित थे, तो इनका कहीं वनोपज वो जो इनका क्षेत्र था, जैसे अभी वन अधिकार अधिनियम 2006 भी आया है, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से सर उनको जंगलों पर उनका जो अधिकार था वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कम हुआ है। तो वो आर्थिक संसाधन उनके कमजोर हुए हैं।
साथ ही सर वो उनका शोषण भी बहुत हो रहा है सर, आर्थिक रूप से, मतलब उनको मजदूरी कम दी जाती है, उनसे काम ले लिया जाता है, तो आर्थिक क्षेत्र में सर ये समस्या है। साथ ही सामाजिक क्षेत्र में सर, जैसे मैंने अभी बताया था कि दहेज और कन्या मूल्य जो है थोड़ा सा बढ़ गया है, उस कारण से भी। और सर हिंदुओं के संपर्क में आने के कारण जो बुराइयां थी वो भी सर कहीं ना कहीं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है सर। चलिए, कोई और ऐड करना चाहेगा इसमें कुछ? जी जी सर। सर। जी प्रवीण जी, हाँ बताइए। जी सर, अगर जनजातियों में ये सामाजिक कैमरा ऑन कर लीजिए, समस्या देखा जाए तो सर। कैमरा ऑन कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए। जी सर। जी सर। सर देखा जाए तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से इनकी बहुत सारी समस्याएं। देखिए, सामाजिक रूप से देखें तो अस्पृश्यता का शिकार रहे हैं शुरू से ही। और सर राजनीति की बात करें तो राजनीति में इनको आरक्षण तो मिला है सर, लेकिन हमारे क्षेत्र में देखा जाए तो सर पद तो वो राजनीति तरीके से सरपंच का लड़ रहे हैं, लेकिन वो पद का फायदा कुछ अन्य जनजाति उठाती है, मतलब वो उनके व्यक्ति को खड़ा कर देती है और उसका फायदा होता है। ठीक है, आर्थिक रूप से सर देखा जाए तो इसमें गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनमें बहुत सारी कमियां हैं। जी और, चलिए, और सबसे बड़ी समस्या सर पलायन की है, अधिकतर देखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजातियों में शिक्षा की कमी के क्या कारण है? क्वेश्चन सुन लीजिए, फिर मैं पूछूंगा किससे आंसर करना है किसको। जनजातियों में शिक्षा की कमी के कारण क्या है? क्वेश्चन का आंसर फ्रेम कर लीजिए आप लोग। चलिए सपना जी बताइए, सपना सेन बताइए। सर जनजातियों में ये कैमरा ऑन कर लिया करें ना, आंसर कैमरा ऑन कर लो। जी सर जनजातियों में शिक्षा का अभाव का आंसर फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। हाँ, जनजातियों में शिक्षा की कमी के क्या कारण है? सर जनजातियों में शिक्षा की कमी का मुख्य कारण उनका पिछड़ापन हो सकता है, बेरोजगारी भी हो सकती है सर, पलायन पलायन के कारण ये लोग क्या है, घर से बाहर चले जाते हैं मजदूरी करने के लिए सर, और बच्चे जैसे घर पर यहाँ पर रहते हैं, जिस कारण उनकी पढ़ाई लिखाई पे ये ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये भी एक मुख्य कारण होता है सर, क्योंकि स्थानीय स्तर पर इनको सर उचित मजदूरी नहीं मिल पाती, तो ये पलायन करके वहां पर अपनी मजदूरी करते हैं और बच्चों पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं। चलिए, और कोई कुछ ऐड करना चाहता हो? जी सर। हाँ सैलन जी। सर जैसे शिक्षा का जो कमी है उसका एक कारण ये भी आपके पलायन तो है ही था। वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ाइए थोड़ा, वॉइस। जी सर। एक तो सर शिक्षा की कमी तो है ही, साथ साथ में जो पलायन है और जनजातियों में सर बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी बहुत ज्यादा व्याप्त है ये। और बंधुआ मजदूरी में जब ये बंधुआ मजदूर होकर काम करते हैं तो वो मालिक इनको पढ़ने का बिल्कुल भी समय नहीं देता है, ना इनको ना इनके बच्चों को। पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग बंधुआ ही बने रहते हैं, ये भी एक मेरा क्वेश्चन सिर्फ शिक्षा से था अभी, शिक्षा की हाँ, कमी की। सर शिक्षा के लिए भी यही कारण था, वो जा नहीं पाते, जो एजुकेशन मिलनी चाहिए उनको वो नहीं मिल पाते है जब वो बंधुआ ही रहते हैं। ठीक है सर इसमें सर मतलब सबने अच्छा बताया सर, एक दो पॉइंट ऐड करना चाहूंगा सर। जी सर एक तो इसमें जो सर स्कूलों की स्थिति है ना सर, एक तो सर बहुत इंटीरियर में रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है। दूसरा शिक्षकों की बहुत कमी रहती है, तो शिक्षकों का मोस्टली रुझान जो रहता है शहरी क्षेत्रों में अधिक रहता है सर। दूसरा सर पेरेंट्स बहुत अशिक्षित हैं सर, जाहिर सी बात है सर, वो शिक्षा के मामले में महत्व नहीं जानते सर। तीसरा है सर वे गरीब रहते हैं सर, तो आय हमेशा से सोचते हैं जो जितनी ज्यादा मजदूरी करेंगे शायद आय अधिक आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं बच्चों को सर वो अन्य कामों में लगाए रहते हैं बजाय शिक्षा के सर। तो ये दो कारण और हो सकते हैं सर। जी सर। इसके अलावा एक कारण ये भी है कि जो शिक्षा दी जाती है जी सर। वो इनकी जनजातीय समाज या जनजातीय वातावरण है उसको ध्यान में जी रख सर। करके दी जाए तो ज्यादा उपयोगी होगी। जी सर। जी सर। जी सर, इसमें एक पॉइंट में आ रहा था एनईपी में जो बात कही गई है ना मातृभाषा में सर, एक आदिवासी भाषा में तो कोई शिक्षा ही नहीं सर, बगैर जनजाति शिक्षा नहीं दे सकते सर, तो मतलब मातृभाषा में शिक्षा नहीं हो पाती सर, तो प्राथमिक शिक्षा कहीं ना कहीं बिल्कुल लेख बिहाइंड कर जाते हैं। जी सर। जी सर। बिल्कुल। इनको इनकी जी उन्हीं की भाषा में शिक्षा दी जाए और जो जी आसपास के जो पर्यावरण है उससे संबंधित चीजों को कनेक्ट करके बताया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि शिक्षा को महत्व उनको समझाया जाए, सामाजिक जागरूकता लाई जाए और शिक्षा को कहीं ना कहीं रोजगार के साथ जोड़ा जाए।
जी क्योंकि सर। उनको लगता है पढ़ने लिखने से कोई फायदा तो होगा नहीं, रोजगार तो मिलेगा नहीं। उनको यानी कि इस बात से अवेयर करवाया जाए कि नहीं, ये रोजगार का साधन भी हो सकती जी है। सर। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि आर्थिक पिछड़ापन और गरीबी के क्या कारण हैं? जनजातियों में आर्थिक पिछड़ापन और गरीबी के क्या कारण है? क्वेश्चन सुन लिया सभी लोगों ने? चलिए छत्तर सिंह जी बताइए। अनिल बुंदेला जी, मधुबाला जी, चलिए शबनम जी, शबनम जी, चलिए सपना जी आप बताइए। सर आर्थिक पिछड़ापन और गरीबी का मुख्य कारण जनजातियों में ये माना जा सकता है कि मद्यपान करना, बेरोजगारी और शिक्षा का महत्व न समझना जनजातियों में। चलिए और कोई क्वेश्चन तो कोई ऐड करना चाहे? सर इसमें सर मैं दो बातें ऐड करना चाहूंगा सर। हम्म, एक तो सर वो उनकी जो कृषि की जो पद्धतियां हैं सर, वो कहीं ना कहीं स्थानांतरित कृषि है, प्रॉपर कृषि नहीं कर पाते सर, वेरी गुड। तो उससे उत्पादन इतना अधिक नहीं हो पाता सर उनका। मतलब दूसरा सर एक स्थानांतरित जी कृषि करते हैं जो इनकी सिर्फ उनकी जीविकोपार्जन का ही साधन बन पाती है। जी सर, उससे क्या है, अधिक उत्पादन नहीं हो पाता सर, उनका उत्पादन उतना नहीं होता खाने लायक सर। जी दूसरा सर अभी भी सर पारंपरिक कहीं ना कहीं जो रोजगार है, उनको पारंपरिक क्रियाएं हैं, उन्हीं से जुड़े हुए हैं, बजाय कि नए क्रियाओं से जुड़ने के सर, वो कहीं ना कहीं इतना अधिक उत्पादन भी नहीं कर पाते सर, लागत अधिक पड़ती है सर, और खरीदार भी नहीं मिलते सर मार्केट में। वेरी गुड। और जी सर, और तीसरा सर इनका ये होगा सर, इनको पूंजी की बहुत कमी है सर, तो जाहिर सी बात है पूंजी कमी तो स्वयं के लिए ही उपयोग कर पाते हैं सर, कहीं अधिक धंधा पानी या कुछ अन्य रोजगार के लिए उपयोग नहीं कर पाते सर। जी सर, नहीं, चलिए और कोई? थैंक यू सर। सर आर्थिक पिछड़ेपन का एक कारण ये भी है कि सर इनके पास में जो संसाधन है वो कम है, और साथ में सर शिक्षा का अभाव भी है। इस कारण से भी सर वो कहीं ना कहीं उनको रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते हैं, तो ये भी एक गरीबी का कारण है सर। बिल्कुल। तो पॉइंट वाइज देखें कि पहला तो यह है कि परंपरागत कृषि और वन उपज पर ही आधारित है, और कृषि में भी वही परंपरागत कौन सा आपका स्थानांतरित कृषि है, और दूसरा यानी कि वन उपज हो पाती है, और यानी कि शिकार और यानी कि उस पर तो बैन कर ही दिया गया है, तो वो यानी कि बहुत ज्यादा यानी कि नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनमें तकनीकी और जो आधुनिक कृषि के ज्ञान की कमी है, तो इस वजह से यानी कि कृषि उत्पादन उतना नहीं हो पाता है। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी खास बात यह है कि उनकी जो उपज भी होती है तो उनको यानी कि बाजार तक पहुंचाने की उतना नहीं हो पाता है, और यानी कि बाजार तक नहीं पहुंच पाता है तो उनको उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता है। तो यानी कि जो बिचौलिए लोग होते हैं उनके यानी कि उपज का कहीं ना कहीं उनको यानी कि अपने बिचौलिए लोग उसका यानी कि शोषण करते रहते हैं। और संसाधनों की भी कमी है, देखा जाए तो कृषि योग्य भूमि उनके पास में बहुत कम है ना, और दूसरा कोई उनके पास में साधन भी नहीं होता है। और यदि उद्योग धंधे वगैरह की बात की जाए तो बहुत उनका जो लघु उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग होते हैं, जो बहुत ही निम्न स्तर की यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज करके ही वो यानी कि अपनी आपके हस्तशिल्प का ही निर्माण कर पाते हैं। तो यानी कि सीमित संसाधन है और तकनीकी ज्ञान कम है, शिक्षा से उतने यानी कि वो जागरूकता नहीं है, इस वजह से उनको बहुत ज्यादा अधिक संसाधन नहीं मिल पाते हैं गरीबी का। चलिए वेरी गुड। अगला देखते हैं क्वेश्चन आपका, भूमि और वन अधिकारों से जुड़ी समस्याएं क्या उनकी? भूमि और वन अधिकारों से जुड़ी समस्याएं क्या है? सर इनके पास में कृषि भूमि नहीं है सर, हाँ और इनके पास में सर इतना इतना ज्यादा संसार मतलब वही भूमि नहीं है, इस कारण सर वो कहीं ना कहीं पूरी तरह जंगलों पर ही निर्भर करते हैं। और जंगलों में भी क्या है सर, अपनी सीमितताएं हैं। अब वन अधिकार अधिकार नियम में 2006 में उसको काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा दिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं इस कारण से भी सर ये समस्या आती है उन लोगों को। और उसके अलावा जो इनके पास भूमि है भी, तो इनकी बहुत सारी जो आपकी विकास योजनाएं हैं या इस प्रकार के जो कार्यक्रम चलते हैं, तो इसकी वजह से इनको भूमि का अधिग्रहण भी कर लिया जाता है।
तो इस वजह से भी जो संसाधन है वो भी बहुत सीमित हो जाते हैं इनके। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए जनजातियों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं क्या है, हेल्थ इश्यूज। जी सर सर। सबसे बड़ा तो ये कि ऐसा भी एक योजना चलाई गई है सिकल सेल एनीमिया के लिए सर। हाँ हाँ। तो सिकल सेल एनीमिया के इनके अंदर बहुत बड़ी समस्या है। साथ में सर इनको मतलब इनके पास जो पारंपरिक ज्ञान है सर, मतलब चिकित्सा को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं सर वो अभी उसको उतना वो नहीं मिल पा रहा है, ताकि वो नए संसाधनों से या नई चिकित्सा पद्धति से वो मतलब दूर है। तो उनको वो प्रॉपर दवाइयाँ वगैरह या मेडिकेशन वगैरह जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। और इसके बाद में सर वो महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे मतलब उनमें शिशु मृत्यु दर या फिर मातृ मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा प्रॉपर उनका प्रसूति वगैरह का वो चीजें नहीं मिल पाती हैं। तो सर इस तरह की स्वास्थ्य की समस्या है जो उनके अंदर है सर। कुपोषण की इसके बहुत बाद ज्यादा नशाखोरी समस्या सर, है। इसके साथ में सर नशे के कारण भी सर उनको विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती है, जैसे ताड़ी वगैरह या शराब पीने, अधिकतर शराब पीने से भी उनको स्वास्थ्य पर उनको हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इस तरह की चीजें हैं सर। और इनके डॉक्टर्स की और इनके स्वास्थ्य केंद्र की उन्हीं को वहाँ पर पहुंच नहीं है ना। जी सर। सर इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा सर मैं। जी जी। सर इसमें सर मोस्टली सर इनका जो झुकाव है डॉक्टर के पीछे, जो ओझा है या जो झाड़ फूक करने वाले उन पर अधिक रहता है सर। तो फिर ये भी एक उनकी समस्या का विषय है सर, क्योंकि अगर प्रॉपर डॉक्टर पे जाएंगे ट्रीटमेंट अच्छा हो, लेकिन वो क्या झुकाव उनका उस तरफ रहता है सर, ओझा पे चले जाएंगे, झाड़ फूक करवा लेंगे, शायद ठीक हो जाएंगे सर। वो ये भी इसका एक कारण है सर स्वास्थ्य के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, जी सर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जनजातीय समाज में महिलाओं से संबंधित जुड़ी क्या समस्या है, पूनम जी बताइए। बताइए। आपका माइक म्यूट है शायद, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही पूनम जी। चलिए मधुबाला जी आप बताइए। जी सर जी अभी आवाज आ रही है? हाँ आ रही। जी जी सर, महिलाओं से जुड़ी एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि महिलाओं का शोषण ज्यादा है जनजातीय समाज में। पहली चीज तो सर ये है कि जो आर्थिक स्तर हो या पारिवारिक स्तर हो, ट्राइबल की महिलाएं उनको बहुत काम करना पड़ता है। उनका कल्चर ही ऐसा है कि बच्चों के लालन पालन से लेकर घर की सारी व्यवस्थाएं करना ये सब महिलाओं का है। दूसरा सर उनके अधिकार तो व्यक्ति नहीं, चूंकि शिक्षा नहीं है उनके पास, तो अगर जैसी कोई चीज नहीं। दूसरा जो स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती है महिलाओं को, चाहे सैनिटेशन की समस्या हो या उनको उनकी प्रेगनेंसी से को लेकर कोई समस्या हो, तो वो लोग जो उनके पारंपरिक विकल्प हैं सर वो उन पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं। उनको लगता है कि जो उनकी पारंपरिक इलाज करने की पद्धतियां हैं उनसे वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार वो असाध्य रोग भी हो जाते हैं जिनका कोई इलाज नहीं हो पाता है। और एक सर दिक्कत क्या है कि उनके पास कोई रोजगार का अवसर नहीं रहता। अगर जैसे हमारे यहाँ पंचायतों में भी आरक्षण हो गया है, बहुत सारी योजनाएं भी आ गई हैं, तो इससे उनको विशेष कोई लाभ नहीं हुआ है। जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जनजातीय समाज की जो समस्या है उनका समाधान कैसे किया जा सकता है, एक समाजशास्त्री दृष्टि से बताना है। अंकित जी बताइए। सर जैसे उनकी भूमि है ना संचित नहीं है, इरिगेटेड लैंड नहीं है और बहुत ही खराब क्वालिटी। माइक ऑन कर लीजिए। सर माइक ऑन है। सॉरी वो कैमरा ऑन। कैमरा सर ठीक है। हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ सर नमस्ते सर। पहले सर उनकी लैंड है ना जैसे इरिगेटेड नहीं है सबसे पहले, और बहुत खराब है, समतल नहीं है। तो समतल लैंड करके उनका रिसोर्स जैसे लैंड है उस पर मल्टी लेवल क्रॉपिंग करके, जैसे आजकल बहुत एनजीओ उनका साथ दे रही हैं। मल्टी लेवल क्रॉपिंग में 2-3 अलग अलग किस्म कृषि की तकनीक अपना के ज़्यादा पैदावार हो। पेस्ट सेल को रोकें, जो एकदम से जो अपनी खेती मंडी में ना बेचते हुए बिचौलियों को बेच देते हैं, तो वह उससे उनकी आमदनी बढ़ेगी जिससे। और एजुकेशन में वैसे जैसे स्नेक बाइट के केसेस में वो झाड़ फूक में ही लगे रह जाते हैं, तो उन्हें हेल्थ सिस्टम में कनेक्ट करके, तो इससे हम उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं शिक्षा से। बिल्कुल। चलिए
और कोई ऐड करना चाहता हो? जी सर। जी। सर इसमें एक एक चीज ये भी है, जैसे अभी पूनम जी ने बताया था महिलाओं का, तो देखने का मतलब जनजातियों में महिलाओं को कम वेजेस मिलते हैं कंपेयर टू मेल्स, और वो काम भी ज्यादा करती हैं आदमियों से। पुरुष घर से बाहर निकलना नहीं चाहते, उनके पुरुष मद्यपान या अन्य व्यसनों में ही व्यस्त रहते हैं, काम भी ज्यादा करती हैं और उनको वेजेस भी कम मिलते हैं। तो इसके लिए भी जैसे शासन ने इसके लिए कुछ कदम उठाए, लॉज तो है बट उसके इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा, उनके पास बहुत लिमिटेड लैंड रिसोर्सेज हैं, तो ऐसी खेती की ओर ध्यान देना चाहिए। जैसे केवीकेस हैं, जो केवीकेस मतलब बहुत कम लैंड में ज्यादा प्रोडक्शन करने वाले कुछ क्रॉप्स लगाने की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, या रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो इनको छोटी छोटी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं जिससे ये सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। उसके बाद गवर्नमेंट कुछ लोन भी प्रोवाइड करवाती है जिससे अपना कुछ स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकें। इस तरीके से इनकी कुछ आर्थिक स्थिति सुधारी जा सकती है। चलिए, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं जनजाति कल्याण से संबंधित सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो बताइए उपेंद्र जी। सर, एक तो कन्या साक्षरता मिशन चलाया जा रहा है जनजातीय समाज के लिए, जिसमें कन्याओं के लिए कुछ वित्तीय सहायता की प्रावधान किया गया है 10वीं और 12वीं की छात्राओं के लिए। और इसके अलावा सर उनको उज्ज्वला स्कीम के तहत गैस और चूल्हा दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने का भी प्रावधान किया गया है। ये सर कुछ प्रमुख योजना है। और प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के तहत भी सर उनको जो जनजातीय महिलाएं होती हैं तो उनको प्रसव के समय उनके न्यूट्रिशन के लिए कुछ उसमें पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं। लगभग अलग अलग स्टेज में 3 स्टेज में लगभग 6,000 रुपये उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, ये वन बंधु कल्याण योजना है, उसके बारे में बताइए, कौन बताएगा? वन बंधु कल्याण योजना। सर ये योजना अभी तक पड़ी नहीं है, सर आप बता दो। देखिए, ये आदिवासियों के यानी कि समग्र विकास के लिए योजना चलाई जा रही है। इसमें उनका शिक्षा है, स्वास्थ्य है और उनका स्किल डेवलपमेंट है, रोजगार है, आवास है, पोषण, मतलब सारे निगे उनके पहलुओं को, सारे आयाम को शामिल करके उनके कल्याण के लिए योजना चलाई जा रही है, जिससे कि उनका चलिए, जी ये आपका पेशा के बारे में बताइए। पेशा कौन बताएगा पेशा के बारे में? सर पैसा जो ट्राइबल लोग उनकी स्पेशली आया था 1996 में। उसके बाद पैसा एक्ट जो आदिवासियों के राइट्स हैं, जैसे लैंड राइट्स हैं, फॉरेस्ट पे राइट्स हैं, या और अन्य प्रकार के जो राइट्स प्रोवाइड करते हैं, अभी ये जानकारी एमपी में ये कब लागू हुआ है? सर 15 नवंबर 2022 को सर। अच्छा, और कोई योजना बताइए। सर इसको सर संविधान में एक अलग से इसमें अध्याय जोड़ा गया था पैसा एक्ट के अंतर्गत 9B करके, और इसके अंतर्गत सर इनको विशेष जो ऐसी पंचायतें हैं जिनमें कि सर 50% से अधिक जनसंख्या जनजाति है, ऐसे क्षेत्रों को विशेष अधिसूचित क्षेत्र घोषित करके वहां पर सर जनजातीय पंचायतों का गठन किया गया है। और उनमें सर एक निश्चित संख्या होती है, उसमें उन्हीं के द्वारा ही सर उनका रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उन्हीं के द्वारा लागू किए जाते हैं। और इस तरह की सर मतलब विशेष उनको अधिकार दिए गए ताकि वो अपने
खुद गवर्न कर सके उस पंचायत को और खुद अपने पॉलिसीज बना सके डेवलपमेंट की। सर इसके लिए इसको लागू किया गया है। चलिए, वेरी गुड। अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कुछ खास बातें। तो बताइए कि एमपी में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई थी? सर मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था काशी प्रसाद पांडे समिति की सिफारिशों पर लागू की गई थी। जो 15 सदस्यीय समिति थी, काशी प्रसाद पांडे समिति भी 1957 में ही बनाई गई थी, जिसने 1958 में अपनी रिपोर्ट दी। और इस रिपोर्ट के आधार पर ही सर्वप्रथम ग्राम पंचायत और जनपद पंचायतों के चुनाव कराए गए थे 1962 में। लेकिन ये भारत चीन युद्ध की वजह से एक विफल हुआ। बाद में जनता पार्टी की सरकार आई और जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इसमें 1985 में कुछ प्रावधान किए गए और इसके बाद एक मध्य प्रदेश पंचायत सरलीकृत एक्ट लाया गया, जिसके तहत भी कुछ प्रावधान किए गए और बाद में नगर पालिकाओं के भी चुनाव इसमें कराए गए थे। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए कि 73वें संविधान संशोधन के बाद सबसे पहले यानी कि पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई? राजस्थान के नागौर जिले से। मेरा क्वेश्चन आपने शायद नहीं सुना। 73वें संविधान संशोधन के बाद सर मध्य प्रदेश में सबसे पहले मध्य प्रदेश में ही लागू की गई थी। एमपी में लागू की गई थी जी सर। भोपाल के समथिंग था। हाँ, भोपाल कोई सा गांव है, बैरसिया करके है। बैरसिया गाँव। हाँ। चलिए, अब जो और क्वेश्चन हम करते हैं। एमपी में जो आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसका स्वरूप बताइए। सर जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। उपेंद्र बागरी जी, जी सर। उपेंद्र बागरी जी। जी सर। हाँ, ये ग्राम स्तर और आपका जनपद पंचायत और आपका जिला पंचायत, इन तीनों का गठन कैसे होता है बताइए। सर ग्रामीण स्तर में जो ग्राम पंचायत है उसका जो चुनाव होता है सरपंच का, वो प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर होता है, प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर होता है। और इनमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो वार्ड मेंबर की, वो करीब 10 वार्ड मेंबर होते हैं। इसके अलावा जो जनपद पंचायत का जो चुनाव होता है वो अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि जो जनपद पंचायत सदस्यों का चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर होता है। इसी प्रकार जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर होता है, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष मतदान के आधार पर होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, आप ये बताइए कि आपका पंचायती राज व्यवस्था का क्या महत्व है? पंचायती राज व्यवस्था का क्या महत्व है? शबनम जी बताइए। सबसे शबनम जी। पवन जी, पवन जी आप बताइए। अनिल बुंदेला जी। अनिल बुंदेला जी, देखिए आप लोग बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सुनकर भी कुछ भी नहीं होगा। सर मैं बताना चाहूँगा, हेलो। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है कि समुदाय की सरकारी योजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित करना एवं जो भी योजनाएं संचालित है उनको निचले से निचले स्तर तक उनकी पहुंच तक उनको पहुंचाना है। ये ऐसा समझ पा रहा हूँ। चलिए, पूजा जी आप बताइए। पूजा जी। पूजा जी।
चलिए सतीश जी आप बताइए। सर इसमें सर इसके सर जो इसका महत्व है सर हर प्रत्येक क्षेत्र में देखा जा सकता है। सर्वप्रथम सर इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र का नेतृत्व बढ़ाना है सर, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र नेतृत्व भागीदारी बहुत कम थी। दूसरा था स्थानीय स्तर पर ही समस्याओं का समाधान किया जाए सर, क्योंकि अभी तक ऐसा होता था सर, हाँ सर राज्यों पर डिपेंड कर रहे थे। तीसरा है कि जो विकास योजनाएं सर स्थानीय स्तर पर ही बने, उनका क्रियान्वयन भी स्थानीय स्तर पर ही हो सर। और चौथा है सर इसका जो आर्थिक क्षेत्र है सर, जिसमें आर्थिक जैसे दंड लगाना या फिर कर लगाना, वो भी खुद ही करे और खुद ही इसको उपयोग कर सकती है सर। और चौथा है सामाजिक स्तर पर सर कहीं ना कहीं जो आरक्षण को बढ़ावा दिया गया है, जिससे कि सामाजिक भागीदारी भी बढ़ाना है सर। बिल्कुल। यही है सर अभी। जी सर। यानी कि महिला सशक्तिकरण और दलित और निरपेक्ष वर्ग का उत्थान भी। जी सर। जी सर। और सबसे बड़ा जो है लोकतंत्र का, यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण करके, यानी कि जी सर। जी जड़ों तक पहुंचाना। वेरी गुड। चलिए और कोई ऐड करना चाहता है इसमें कुछ? सर इसमें 1952 में सर हमारे यहाँ पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया था, लेकिन जब वो असफल नहीं हो पाया सर, सब असफल नहीं हो पाया, तो सर क्या है कि योजनाएं जो है वो ऊपर स्तर पर बन रही थी, लेकिन नीचे स्तर पर सर उनको कई अधिकारियों का समर्थन नहीं मिल पा रहा था, तो वो योजनाएं सही तरीके से लागू नहीं हो पा रही थी। और इसी के कारण सर सामुदायिक विकास योजना कार्यक्रम जो फेल हुआ, और उसके बाद में ऐसा महसूस किया गया कि सर ऐसी विकेंद्रीकरण की व्यवस्था लाई जाए, ताकि स्थानीय स्तर पर ही वो योजनाएं बने और स्थानीय स्तर पर ही उनको लागू किया जाए, ताकि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको शहरी क्षेत्रों के तरह ही हम उनका विकास कर सकें, उनको योजनाओं में भागीदार बना सकें और लोकतंत्र को मजबूत कर सकें। ये इसका मंतव्य था सर। सोनाली जी आप सुन रही हैं मुझे? इंद्र सिंह जी, इंद्र सिंह जी। हाँ जी सर। पंचायतों के वित्तीय स्रोत क्या होते हैं? पंचायतों के वित्तीय स्रोत पंचायतों के वित्तीय स्रोतों में सर हम जैसे चुंगी कर वगैरह, चुंगी कर वगैरह एकत्रित करना। और मैं अभी सोच नहीं पा रहा सर। चलिए कौन बताएगा? सर इनके वित्तीय स्रोत बहुत ही सीमित हैं, विशेषकर सर राज्य सरकार के द्वारा जो अनुदान प्राप्त होता है उसी से ही सर इनको वित्तीय स्रोत मतलब बड़ा मिलता है। लेकिन इसके साथ ही सर ये स्थानीय स्तर पर जैसे चुंगी कर वगैरह है, इसके बाद में सर अपना और अन्य प्रकार के जो टैक्सेस वगैरह होते हैं सर वो स्थानीय स्तर पर वो लगा सकते हैं। आपके हाट बाजार वगैरह लगते हैं वहां पर, है ना? और जी 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 सर, और संपत्ति कर वगैरह ये लगा सकते हैं वो। जी ठीक जी है। सर। चलिए अब अगला क्वेश्चन ये है, पंचायती राज के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या है? पंचायती राज के सामने चुनौतियां क्या है? अनामिका जी बताइए। अनामिका जी। अनामिका पारासर जी सुन पा रही हैं मुझे? सर मैं बताना चाहूंगी। जी जी। सर पंचायती राज व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या ये है कि भ्रष्टाचार इसमें बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जो सर नीतियां लागू की गई हैं उनका क्रियान्वयन सर उचित तरीके से नहीं है। लोकतंत्र विकेंद्रीकरण पर आधारित ये व्यवस्था इसीलिए बनाई गई थी ताकि स्थानीय स्तर पर बहुत सारी समस्याएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, शिक्षा, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, इनका निदान हो सके। लेकिन जो योजनाएं सर लागू तो कर दी जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी दिखाई पड़ती है। पंचायतों में सर लोग अपने अपनी जेब भरने में लगे रहते हैं। इसके अलावा यदि कोई महिला कैंडिडेट जीत जाती है तो उसके पति उसमें अपना क्या बोलते हैं कि दबाव बहुत डालते हैं, मतलब कुल मिलाकर काम नहीं होता है इसमें सर। तो जरूरत है कि शिक्षा हो, लोगों को शिक्षित किया जाए, लोग अवेयर हो इस चीज के लिए और अपनी मांग भी रखे आगे चलकर कि हमको भाई ये सुविधा चाहिए। इस तरह की अगर बातें होगी तो सर इसका निश्चित रूप से विकास होगा। सर इसमें कुछ ऐड करूँ सर मैं? हाँ जी हाँ जी। हेलो
हेलो, मेरा माइक प्रॉब्लम। सर के यहाँ शायद नेटवर्क की समस्या आ गई है। आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, वॉइस क्लियर नहीं, वॉइस आ ही नहीं रही है सर आपकी, सुन ही नहीं रहे होंगे सर। शायद सर के इधर से शायद नेटवर्क की समस्या हो सकती है। हाँ, ऐसे ही लग रहा है। जी। हम्म। नेटवर्क इशू तो नहीं लग रहा है, मे भी शायद सर सुन पा रहे हैं, मुझे लग रहा है। हेलो हेलो, वॉइस का कोई इशू है सर की साइड से। आप लोग कंटिन्यू रखें भाई। हाँ सर। हाँ, नेटवर्क का वॉइस आ रही है मेरी? हाँ, अब आने जी सर, अब आ रही है जी जी सर। जी, बताइए। चलिए, पंचायती राज व्यवस्था की प्रमुख इनकी क्या चुनौतियां हैं? सर इसमें सर मैं 2-3 चीज ऐड करना चाहूँ, मैडम ने बहुत अच्छा बताया मैम। एक तो सर प्रशासनिक स्तर पर देखा जाए सर, तो इसमें 2 प्रकार की चीज देखी जा सकती है। एक तो समन्वय की कमी है सर, कहीं ना अधिकारी और सरपंचों समन्वय बहुत कम देखा जाता है। उसमें शिक्षा का स्तर हो सकता है सर, या अन्य कोई कारण हो सकता है। दूसरा भ्रष्टाचार है सर, क्योंकि सर जो भी आते पढ़े लिखे लोग रहते, जो भी रहते हैं वो भ्रष्टाचार। चौथा है सर, आर्थिक स्थिति में देखा जाए तो वित्त की बहुत कमी से जूझते हैं सर। जो वित्त आता है या अनुदान मिलता है वो समय पर नहीं मिलता, जो कारण नहीं हो पाते सर, विकास कार्य होते हैं। और तीसरा ऐसा जो सामाजिक स्तर पर देखा जाए तनाव देखा जाता है सर, कहीं नहीं जो चुनाव होते हैं सर उनमें सामाजिक तनाव भी देखा जाता है सर। पांचवा ऐसा समाज राज्य सरकार दखल बहुत अधिक रहता है सर, पंचायतों में मनमाने नियम बना देते हैं, या फिर नीतियों को अपने मन तरीके से मोल्ड कर देते हैं, या फिर फायदे के लिए उसको मॉडरेट कर देते हैं, जो कहीं ना कहीं उसकी जो मूल भावना रहती है वो कहीं उसको हाथ हो जाता है सर उसका। सर ये है सर। जी सर, जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं? पूजा जी, आप सुन पा रही हैं? पूजा जी, आप सुन पा रही हैं? मधुबाला जी, आप सुन पा रही हैं? विवेक पटेल जी, अभी आपने ज्वाइन किया, बताइए आप। हाँ जी सर, अभी ज्वाइन किया सर मैंने अभी। हाँ, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ। जी सर। पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, क्या सुझाव देना चाहेंगे? जी जी जी। सर पंचायती राज व्यवस्था वैसे तो सुचारू रूप से अभी काम कर रही है जब से संवैधानिक प्रावधान में शामिल किया गया है, लेकिन उसके कुछ ऐसे दुष्परिणाम भी निकल के सामने आए हैं जिसको दूर करने पर विचार किया जा सकता है। जैसे सर दलीय एक गुट बन गए हैं उसमें, तो उसमें क्या है 5 वर्ष में एक बार चुनाव जरूर होते हैं, लेकिन सामाजिक बुराइयां हो गई हैं और जो बंटवारा हो गया है वो जातिगत आधार पर हो गया है। जातिवाद और पुष्ट हुआ है पंचायती राज के आने से, कहीं ना कहीं ये अप्रत्यक्ष उसके परिणाम निकल के सामने आए, जातिवाद। तो कुछ ऐसे ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। नहीं, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या कदम उठाए जाए कि जिससे कि पंचायती राज व्यवस्था अधिक यानी कि प्रभावी हो सके, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। जी जी। सर उसमें मान लो समान प्रतिनिधित्व तो मिलता ही है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे प्रावधान किए जाएं सर कि बराबर आरक्षण मिले। विशेषकर जो दबे पिछले वर्ग हैं उनमें अभी भी नाम मात्र का प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। तो कुछ ऐसे प्रावधान अभी जोड़े जा सकते हैं उसमें कि मान लीजिए एक सेकेंड सर, आवाज मेरी सर अभी तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, चलिए, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, और जी कोई बताएगा? जी सर। सर इसमें सर सर मैं बोलूं? हाँ जी जी। सर इसमें से 2-3 स्तर पर काम किया जा सकता है सर। अपना प्रशिक्षण हो सकता है सर, जिसमें सरकारी कर्मचारियों और सरपंचों को जो नवनिर्वाचित उनको दोनों प्रशिक्षण दिया जाए। क्या कार्यशैली है, क्या हमारे अधिकार है, क्या हमारी वित्तीय स्थिति है सर, उसमें क्या है सर उन्हें समन्वय बेहतर हो सकता है सर। बिल्कुल।
तीसरा है सर, जब व्यक्ति की समस्याएं अनुदान समय पर प्राप्त हो सर, तो कहीं ना कहीं जो विकास योजनाएं समय पर पूर्ण की जा सकें और अन्य योजनाएं बनाई जा सकती हैं सर। चौथा सर, राजनीतिक दखल बहुत कम हो जाए सर, क्योंकि कहीं राजनीतिक दल बहुत अधिक दखल करते हैं सर, उससे कहीं सामाजिक ताना बाना बिखर जाता है सर कहीं इस पंचायतों में सर, उससे काम प्रभावित होते हैं सर और खींचतान मची रहती है सर। और चौथा है सर, इसमें कहीं ना कहीं जो शिक्षा का स्तर वो बढ़ाना पड़ेगा सर, और इसमें जो सोशल ऑडिट है सर उसको बार बार करना पड़ेगा 6 महीने में, साल भर में। जो सोशल ऑडिट का कॉन्सेप्ट है वो इसमें सर नियमित करना चाहिए सर। उसमें क्या है, इसका मॉनिटरिंग बहुत बेहतर की जा सके। जी सर, जी सर। और इसके अलावा जो इनके महिलाएं हैं और इनकी आपका जो पिछड़ा वर्ग है उसको वास्तविक रूप में कि महिला पति और महिला का जो यानी कि सगा संबंधी है वही अधिकारों का उपयोग कर। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप चलिए ये बताइए, पंचायती राज व्यवस्था का ग्रामीण समाज पर क्या प्रभाव हुआ है? सपना जी बताइए। सपना जी सुन पा रही हैं? अनामिका जी आप सुन पा रही हैं? चलिए कोई भी बताइए भाई। सर इससे पंचायती राज से सबसे पहले तो सर ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिला है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर काफी डेवलप हुआ है सर, जैसे सड़कें हैं, पुल पुलिया हैं, इनका निर्माण हुआ है। साथ ही सर स्कूलों के जो भवन वगैरह हैं उनको उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधरा है पंचायतों के माध्यम से। इसके बाद में सर साथ ही अगर हम बात करें तो राजनीतिक जो एक जागरूकता है सर, वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो वहाँ के निवासी थे उनमें जागरूकता आई है। महिलाओं को अपने अधिकार मिले हैं। ठीक है, भले ही पति सरपंच या ससुर सरपंच की अवधारणा हावी हो रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं शुरुआत तो हुई है। वेरी गुड। और साथ में सर सामाजिक रूप से कुछ बुराइयां हैं, जैसे कि जातिवाद बड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं सर एक जाति दूसरी जाति के निकट भी इसके माध्यम से आ रही है, या फिर अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए विकास के आधार पर सर जातियां एक भी हो रही हैं सर। तो दोनों ही सर मिला जुला रूप है सर। वेरी गुड। चलिए एक सीधा सीधा क्वेश्चन कि पंचायती राज व्यवस्था का महिला सशक्तिकरण पर क्या प्रभाव हुआ है? बताइए। सर जैसे महिलाएं भी प्रतिनिधित्व करना सीख गई, उनमें भी नेतृत्व की क्षमता का विकास हुआ है। वो भी एक गांव से निकलकर जनपद पंचायत, जिला पंचायत तक पहुंची हैं, और वो भी सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, गांव के लिए भागीदारी कर रही हैं। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम यही कंप्लीट करते हैं। ये आज का एमपी का हम कल भी कंटिन्यू रखेंगे, या कोई और नया टॉपिक लिया जाए? आप लोग बताइए। ये एमपी का भी काफी कुछ बकाया है, इसको कंटिन्यू करें आगे एमपी को ही। जी सर, जी सर, है ना, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जी सर, जी सर। आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू सर।